हेलो गाइस। सो क्लास 12th का चैप्टर नंबर फर्स्ट सॉल्यूशन में हमने राउल्ट्स लॉ के बारे में पढ़ा और राउल्ट्स लॉ के दो सॉल्यूशन थे, पहला आइडियल और दूसरा नॉन आइडियल। आइडियल क्या करता था? आइडियल राउल्ट्स लॉ को ओबे करता था और राउल्ट्स लॉ की हर कंसंट्रेशन और हर टेम्परेचर पे वो राउल्ट्स लॉ को क्या कर रहा था? ओबे कर रहा था। बट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो नाम में ही नॉन है यानी अनादर्श, जो उसका आदर्श नहीं करता, उसके नियमों का पालन नहीं करता, नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे नहीं करता। नॉन आइडियल सॉल्यूशन की एक अपनी अलग कहानी है, इसकी एक अपनी अलग थ्योरी, अलग स्टेटमेंट और अलग एक्सपेरिमेंट्स है। यानी नॉन आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ओबे क्यों नहीं करता? इसीलिए नहीं करता क्योंकि जो राउल्ट्स लॉ ने बात बोली थी और जो राउल्ट्स लॉ ने बात बोली और लेबोरेटरी में जो एक्सपेरिमेंट किया गया वो दोनों बातें इक्वल नहीं थी, वो दोनों बातें मैच नहीं कर रही थी। अब मैं एक बार वापस रिवीजन करवा देती हूँ। राउल्ट्स लॉ क्या कहता था? पार्शियल प्रेशर of any component, partial pressure of any component is directly is equal pure vapor pressure of any component product mole fraction of component। अब ये फॉर्मूला और ये स्टेटमेंट हो सकता है लिखने से किसी को नहीं समझ आ रही होगी। राउल्ट्स लॉ ने ये बोला था कि जो पार्शियल प्रेशर होता है किसी भी कंपोनेंट का, पार्शियल प्रेशर यानी जब सॉल्यूशन पूरा बना दिया जाता है, सोल्यूट और सॉल्वेंट को जब मिक्स कर दिया जाता है तब जो प्रेशर क्रिएट होता है वो पार्शियल प्रेशर क्रिएट होता है। पार्शियल कैसे? यानी आधा सोल्यूट का होगा और आधा किसका होगा? सॉल्वेंट का होगा। अकेले सोल्यूट और अकेले सॉल्वेंट का अलग अलग होगा तो उसको हम क्या बोलेंगे? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट। और मोल फ्रैक्शन क्या होगा? मोल फ्रैक्शन एक कंसंट्रेशन को फाइंड करने की टर्म है। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग क्या था कि पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट इज इक्वल, किसके इक्वल होता है? वेपर प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट और प्रोडक्ट मोल फ्रैक्शन। यानी जो पार्शियल वेपर प्रेशर होगा, जितना हम प्योर वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे, जितना हम प्योर वेपर प्रेशर को बढ़ाएंगे उतना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा, उतना मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा और मोल फ्रैक्शन बढ़ेगा। और ये पार्शियल प्रेशर ऑफ एनी कंपोनेंट ये एक दूसरे के क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। अब देखो, मैं एक बार आइडियल सॉल्यूशन को नॉन आइडियल पढ़ने से पहले एक बार हम आइडियल के बारे में भी डिस्कस कर लेते हैं। आइडियल देखो इसको कैसे ओबे कर रहा था वो बताती हूँ। ये हमने क्या लिया? ये लिया मान लो हमने सॉल्यूशन, जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और ये एक छोटा कंटेनर लेते हैं। छोटा क्यों लेते हैं? क्योंकि सोल्यूट की क्वांटिटी क्या होती है? कम होती है। और ये सोल्यूट का, तो ये मैंने लिया बी जो है सोल्यूट का। अब मैं इसको हीट दे रही हूँ, दोनों को हीट कर रही हूँ, ठीक है, दोनों को गर्म कर रही हूँ, दोनों को गर्म कर रही हूँ। तो ऑफकोर्स से बात है कि इनकी क्या बनेगी? वेपर बनेगी। और इसकी भी इफ अगर वॉलेटाइल है तो इसकी वेपर बनेगी। जब मैं इन दोनों को मिक्स कर देती हूँ, ए प्लस बी से मैं क्या बना देती हूँ? सोल्यूट और सॉल्वेंट को लेकर मैं सॉल्यूशन बना देती हूँ। सॉल्यूशन बना दूंगी तो क्या हो जाएगा? अब वेपर प्रेशर बनेगी, ऑफकोर्स बनेगी, बट कंपैरिजन टू अकेले सॉल्यूट और कंपैरिजन टू अलग सॉल्वेंट के कंपैरिजन में जब हम पूरा सॉल्यूशन बना देंगे तो कम बनेगी। क्यों कम बनेगी? क्योंकि यहाँ पे सिर्फ ए के ही पार्टिकल्स थे, यहाँ पे सिर्फ बी के पार्टिकल्स थे, इनको कोई डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं हो रही थी। लेकिन जब सॉल्यूशन में आए तो सरफेस पे बी के पार्टिकल्स आ गए, सरफेस पे ए के पार्टिकल्स आ गए, जो अच्छे से वेपर क्रिएट नहीं करने दे रहे थे, अब दोनों के कर रहे हैं और एक दूसरे के लिए रेजिस्टिविटी तो क्रिएट कर ही रहे हैं। अब देखो, नॉन आइडियल सॉल्यूशन, आइडियल सॉल्यूशन क्या कहता था राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग कि इसमें जो सोल्यूट है, सॉल्वेंट हमारे पास, जैसे मान लो वाटर है, तो इसमें सिर्फ मान लो कंटेनर में वाटर है, तो वाटर है तो उसको हमने ए कंसिडर किया। अब ये जो ए है, वाटर है, ये जो आपस में जुड़े हैं, ये एक फोर्स से जुड़े हुए हैं, इंट्रामोलिकुलर फोर्सेस भी पढ़े थे। राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग ये था कि अगर इंट्रामोलिकुलर फोर्स हमें इसको ब्रेक करने में अगर हमें एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, अगर बी के बीच में भी इंट्रामोलिकुलर फोर्स को ब्रेक करने के लिए एनर्जी ज़्यादा देनी पड़ रही है, तो जब हम सॉल्यूशन बनाएंगे तब भी हमें उतनी ही एनर्जी देनी पड़ेगी। अब कोई सोचेगा कि एनर्जी ब्रेक करने के लिए एनर्जी देनी क्यों पड़ रही है? एनर्जी इसीलिए देनी पड़ रही है कि जब हम वाटर को वेपराइज करने के लिए उसको गर्म करते हैं, उसको हीट देते हैं, तो जो वाटर है
उसके बीच में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स एक्ट करके उन मॉलिक्यूल्स को क्या करता है, ब्रेक करता है। जब ब्रेक होंगे ये ए और ए का बॉन्ड आपस में ब्रेक होगा तभी तो वेपर बनेगी। जब तक ये बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वेपर नहीं बन पाएगा। जैसे सोल्यूट में बी और बी का बॉन्ड ब्रेक होगा तभी तो वेपर बनेगी। जब तक बॉन्ड ब्रेक नहीं होगा तब तक वेपर नहीं बनेगी। तो राउल्ट्स लॉ और आइडियल सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग ये था। राउल्ट्स लॉ आइडियल सॉल्यूशन अगर मैं एक वर्ड बोलूँ तो कंफ्यूज मत होना, क्योंकि आइडियल सॉल्यूशन राउल्ट्स लॉ को ही ओबे कर रहा है। जो राउल्ट्स लॉ बोलता था वही आइडियल सॉल्यूशन बोलता था। एंड इन रियल लाइफ आइडियल सॉल्यूशन 100% एक्यूरेट नहीं होता। इन रियल लाइफ कोई आइडियल हो ही नहीं सकता और आइडियल सॉल्यूशन एग्जिस्ट नहीं करता। रियल लाइफ में नॉन आइडियल ही एग्जिस्ट करता है। तो आइडियल सॉल्यूशन क्या कह रहा था कि जितना बॉन्ड हमें ए और ए को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, जितना हमें बी और बी को ब्रेक करने के लिए एनर्जी लगेगी, उतना ही हमें सॉल्यूशन में जब ये ए भी बन जाएंगे, सॉल्यूशन में ए और बी नहीं, सॉल्यूशन में ए और बी के जब कंपोनेंट्स मिलेगी उतनी ही एनर्जी हमें इसको ब्रेक करने के लिए लगेगी। लेकिन जब एक्सपेरिमेंट किया गया तो ये नॉट इक्वल आया। नॉट इक्वल क्यों आया? क्योंकि कोई ज़रूरी नहीं है कि ए के बीच में जो बॉन्ड है, ए का बॉन्ड मान लो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो बी का भी बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। ए और बी का बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो जब ये सॉल्यूशन में जाएंगे तब भी उनका बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग रहेगा और उतनी ही इक्वल अमाउंट में हमें एनर्जी देनी पड़ेगी। जैसे मान लो कि इसको हमें हीट करने के लिए कंसिडर कर लो H1 एनर्जी लगी, इसको हमें हीट करने के लिए H2 एनर्जी लगी, तो क्या इतनी ही टोटल एनर्जी हमें इसको ब्रेक करने के लिए लगेगी? ये जैसे मान लो टोटल एनर्जी होगी हीट एंथैल्पी, जितनी एनर्जी हमें इसको ब्रेक करने के लिए लगी, जितनी एनर्जी हमें सोल्यूट को ब्रेक करने में लगी, क्या ये टोटल एनर्जी हमें इसको ब्रेक करने के लिए लगेगी? अगर ये टोटल एनर्जी हीट एनर्जी इक्वल होती है तो हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा? आइडियल। अगर ये नॉट इक्वल होती है तो हमारा सोल्यूशन कौन सा होगा? नॉन आइडियल। और नॉन आइडियल क्या कहता था कि नहीं होता है नॉन आइडियल में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स और इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉट इक्वल, बट इन आइडियल इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स एक दूसरे के इक्वल होते हैं, जो मैंने पहले के वीडियोस में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखे हैं। अब हम पढ़ेंगे अबाउट नॉन आइडियल सॉल्यूशन, जो दो प्रकार के डेविएशन शो करता है। टू टाइप्स ऑफ डेविएशन। कौन कौन से? फर्स्ट पॉजिटिव एंड सेकंड इज नेगेटिव। कैसे करता है उसके बारे में देखते हैं। ये हो गया एक रैपिड रिवीजन। नॉन आइडियल सॉल्यूशन पॉजिटिव डेविएशन की अगर हम बात करें, पॉजिटिव डेविएशन यानी पॉजिटिव से ही हमें समझ आ रहा है कि जो वॉल्यूम और एंथैल्पी होगी वो क्या होगी? पॉजिटिव होगी। कैसे होगी वो देखिए। जैसे मान लो कि मैंने क्या लिया, इस पूरे हमें चैप्टर के अंदर सॉल्यूशन प्रिपेयर करने के लिए पहले कंटेनर में सॉल्वेंट लेना पड़ता है। पहले कंटेनर में मैंने क्या लिया? सॉल्वेंट लिया। दूसरे में A+B। अब ये मैंने क्या ले लिया? सॉल्यूशन ले लिया। इधर क्या है? सॉल्वेंट, इधर सोल्यूट, और इन दोनों को जब मैंने मिलाया तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। एक मिनट, जब इन दोनों को मैंने मिलाया तो ये क्या हो गया? सॉल्यूशन हो गया। मान लो पॉजिटिव डेविएशन क्या कहता है कि ए और ए के बीच में बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ए और ए के बीच में क्या है? स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। बहुत अच्छे से समझना। और बी के बीच में भी उतनी ही स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग है। ठीक है, ए और ए के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग और बी के बीच में भी स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग, हमें एनर्जी भी क्या देनी पड़ेगी? उतनी ज्यादा। जैसे मान लो कि ये बॉन्ड है, ये जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए, मेरे को उसको एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? ब्रेक करने के लिए उतनी ज्यादा देनी पड़ेगी। और जितने वीक बॉन्ड होंगे उतनी मेरे को एनर्जी क्या देनी पड़ेगी? कम देनी पड़ेगी। तो ए और बी को ब्रेक करने के लिए हमें हायर एनर्जी रिक्वायर्ड होगी। हायर एनर्जी रिक्वायर्ड क्यों होगी? यानी जो इसके बीच में इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है वो बहुत ज़्यादा लग रहा है। देखो, हर एटम के अंदर, हर सॉल्यूशन में जो इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो एटम्स को, आयंस को होल्ड करके रखता है, उनको पकड़ के रखता है। इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, हमें हमारी बॉन्डिंग क्या होती है? उतनी ही ज़्यादा अच्छी होती है। तो ए और बी के अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है। पर जब ये सॉल्यूशन बनाने गया, अब तक तो ये अकेला था, लेकिन जब ये क्या बन गया? सॉल्यूशन बनाने गया। तो सॉल्यूशन बनाने गया तब क्या हुआ? सॉल्यूशन बनाने गया तो इंट्रामॉलिक्यूलर
इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन क्या हो गया, वीक हो गया, यानी ए और बी के बीच में जो बॉन्ड था वो वीक हो गया, उतना स्ट्रॉन्ग नहीं रहा। ये कैसे पॉसिबल है? यस पॉसिबल, और रियल लाइफ में ही एग्जिस्ट करता है। जब हम लेबोरेटरी में जाते हैं, अलग अलग केमिकल्स को मिलाते हैं, जब मान लो कि मैंने कोई भी एक केमिकल या इथेनॉल लिया, एक मैंने लिया इथेनॉल मिथेनॉल, उन दोनों को मैंने अलग अलग हीट किया, तो मैंने ये देखा उनके बीच में जो बॉन्डिंग है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उनको अलग करना, उनको तोड़ना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन जब मैंने इथेनॉल और मेथेनॉल को मैं सिर्फ एक एग्जांपल के थ्रू समझा रही हूँ, इन दोनों को मिक्स किया तो मैंने क्या देखा, इनकी बीच की बॉन्डिंग क्या होगी, वीक होगी। तो राउल्ट्स लॉ के अकॉर्डिंग तो ये था कि जितनी एनर्जी रिक्वायर हमें सॉल्वेंट को तोड़ने में लगेगी उतने हमें सॉल्यूशन में लगेगी। बट जब रियल लाइफ में हमने करके देखा तो क्या देखा कि जहाँ हमें ज़्यादा हायर एनर्जी रिक्वायर कहाँ हो रही थी, सोल्यूट और सॉल्वेंट को तोड़ने में, अब लेस एनर्जी रिक्वायर होगी हमें सॉल्यूशन के बॉन्ड ब्रेक करने के लिए। अब इसमें क्या है कि एनर्जी क्या होगी, हमें कम रिक्वायर्ड होगी। तो अभी इसके बीच में बॉन्ड क्या है, कम है, बॉन्ड कम है, तो इंटरमॉलिक्यूलर जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन यानी इसके जो आयंस होंगे उनके बीच में क्या होगी, डिस्टेंस होगी। जितना ज़्यादा इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है, उनके जो आयंस होते हैं एक दूसरे से चिपके हुए होते हैं, लाइक सॉलिड में इंट्रामॉलिक्यूलर या इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन सबसे ज़्यादा होता है, क्योंकि उसमें जो आयंस होते हैं, आयंस एटम्स बहुत ज़्यादा आपस में चिपक के रहते हैं। लेकिन अगर इसके अंदर बॉन्ड वीक है तो इनकी डिस्टेंस क्या होगी, डिस्टेंस ज़्यादा होगी, तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा, वॉल्यूम अपने आप क्या हो जाएगा, वॉल्यूम पॉजिटिव हो जाएगा। अब बात करते हैं एनर्जी की। एनर्जी पॉजिटिव कैसे होगी, हमें ये समझाइए। एनर्जी पॉजिटिव इसीलिए होगी क्योंकि यहाँ हमें हायर एनर्जी की रिक्वायरमेंट थी या लोअर एनर्जी की रिक्वायरमेंट है, तो एनर्जी क्या होगी यहाँ पे रिलीज होगी, एनर्जी हमारी रिलीज होगी। तो यही हमारा पॉजिटिव डेविएशन कहता है। पॉजिटिव डेविएशन, नेगेटिव डेविएशन का ग्राफ भी है, वो हम नेक्स्ट वीडियो में समझेंगे। अभी इस सॉल्यूशन इसकी मैं थ्योरी लिख देती हूँ, उसके बाद हम पढ़ेंगे नेगेटिव डेविएशन। अब जो पॉजिटिव डेविएशन में पढ़ा था एकदम एज इट इज उसका उल्टा हमें नेगेटिव डेविएशन में पढ़ना है। फर्स्ट प्रोसेस तो एकदम सेम होगी, क्या लेना है, हमें सॉल्वेंट लेना है। मैंने सॉल्वेंट ले लिया, फिर मैंने क्या लिया, सोल्यूट लिया, ये जी मैंने सोल्यूट ले लिया, फिर मैंने सॉल्यूशन बनाने के लिए इन दोनों को मिक्स किया, ये लो जो मैंने मिक्स कर दिया, A+B बना दिया। अब मैंने क्या ऑब्जर्व किया कि जो A और जो सॉल्वेंट के बीच का जो बॉन्ड है, यानी A और A के बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ही वीक बॉन्ड है। B और B के बीच का जो बॉन्ड है वो भी क्या है, वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड तो हमें एनर्जी की रिक्वायरमेंट भी कम होगी। लेकिन जब मैंने सॉल्यूशन बनाया तो मैंने क्या देखा कि उनके बीच का जो बॉन्ड है वो बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गया। अब बॉन्ड क्या हो गया, स्ट्रॉन्ग हो गया, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। अब इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा होगी तो हमें वॉल्यूम क्या देखने को मिलेगा, नेगेटिव देखने को मिलेगा। हमें एनर्जी क्या देनी पड़ेगी, इसमें ज़्यादा देनी पड़ेगी, एनर्जी इसमें एब्जॉर्ब्ड होगी, तो एनर्जी क्या आएगी, नेगेटिव आएगी। अब मैं आपको समझाती हूँ एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे मान लो वाटर लिया, वाटर को जब मैं हीट करूँगी तो वो आफ्टर फ्यू टाइम, मैं एक एग्जांपल ले रही हूँ, तो वाटर को जब मैं हीट करूँगी तो वो क्या करेगा, वेपर क्रिएट करेगा। और वैसे ही मैंने ऑयल लिया और ऑयल को मैंने हीट करना स्टार्ट किया, कोई भी सॉलिड आप कुछ भी ले सकते हो। जब मैंने वाटर और ऑयल को मिक्स किया तब मैंने क्या देखा कि वेपर बहुत ही यानी ये वेपर बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम ले रहा है ऑयल, क्योंकि ऑयल जो वाटर के रेजिस्टिविटी कौन क्रिएट कर रहा है, ऑयल क्रिएट कर रहा है। तो यानी ए और ए के बीच में बॉन्ड क्या है, वीक बॉन्ड है। वीक बॉन्ड तो वीक एनर्जी रिक्वायर्ड, वीक एनर्जी या लेस एनर्जी रिक्वायर्ड होगी हमें। अब कम एनर्जी रिक्वायर्ड होगी तो बॉन्ड क्या बने, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन में हमने देखा तो यहाँ पे बॉन्ड स्ट्रॉन्ग था, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स स्ट्रॉन्ग था और वॉल्यूम और एंथैल्पी नेगेटिव आ रही थी। अब नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी थोड़ी थ्योरी देख लेंगे और इसकी ग्राफ पढ़ेंगे और इसके ग्राफ के बाद आएगी हमारी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। सो थैंक यू सो मच।